हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अग्नि बैच के इस लेक्चर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के लिए स्टेज 1 सेक्शन 2 फिजिक्स के चैप्टर काइनेमेटिक्स को। यह काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 होगा। इससे पहले एक और भी लेक्चर्स हमने आपको काइनेमेटिक्स पे दिया है, तो जिन लोगों ने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर आप देख सकते हैं। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होता है प्लेलिस्ट ढूंढने में, तो आपको सिंपली प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाइए। आपके लिए इंडियन कोस्ट गार्ड का अलग से एक सेक्शन बनाया गया है, आप उस सेक्शन में जाइए और उसमें आपके जितने भी अग्नि बैचेज के प्लेलिस्ट हैं और प्रीवियस बैचेज के प्लेलिस्ट हैं वो सभी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। या फिर अगर आप ऑल प्लेलिस्ट पे जाते हैं तो ऑल प्लेलिस्ट में आपको जितने सारे हमने अभी तक प्लेलिस्ट बनाए हैं उन सभी प्लेलिस्ट को आप वहाँ से जाकर एक्सेस कर सकते हैं और आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले हमने एक बेसिक लेक्चर्स को दिया है और इसमें भी आपको हम सारे क्वेश्चंस के थ्रू कंसेप्ट को आपको देंगे और सारे क्वेश्चंस आपके बेसिक ही होंगे, ज़्यादा टफ लेवल के क्वेश्चंस नहीं होंगे। ठीक है, जैसे जैसे बढ़ेगा आपका लेक्चर्स तो उसके अनुसार आपका क्वेश्चंस का जो लेवल होगा उसको भी बढ़ाया जाएगा। देखिए कुछ बच्चों का प्रॉब्लम होता है कि सर क्वेश्चंस आप थोड़ा बढ़ा दे देते हैं, तो देखिए हम आपको हमेशा बोलते हैं कि हम जो क्वेश्चंस देते हैं उससे हम देखिए किसी भी क्वेश्चंस के थ्रू अगर कंसेप्ट सिखाने की बात अगर कहीं होती है तो उस क्वेश्चंस को थोड़ा बड़ा देना ही पड़ेगा, तभी आप वहाँ से 2-3 कंसेप्ट एक क्वेश्चन से या फिर 2 कंसेप्ट कम से कम एक क्वेश्चन से आप सीख पाइएगा। तो इस कारण से क्वेश्चंस लंबा देना पड़ता है। अगर आप उस क्वेश्चंस को देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, वहाँ से कंसेप्ट को सीख लेते हैं, तो मैं डेफिनेट तौर पर बोलूँगा कि जो आपको क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में दिए जाएंगे उसको आपको बनाने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। तो आपको इस बात को समझना है और जैसे जैसे पढ़ाया जा रहा है, जैसे जैसे बताया जा रहा है उसको सीखते चलना है, समझते चलना है। हमारे बताने से, हमारे पढ़ाने से ही प्रीवियस बैचेज में हमारे 10+ बच्चों ने सिलेक्शन लिया था और इस बार भी बच्चे हमारे सेलेक्ट होंगे। सो आपको क्या करना है, हम जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे पढ़ाई करते चलना है। हमारा कोशिश रहेगा कि सबसे पहले क्या किया जाए, अब हम काइनेमेटिक्स चैप्टर्स के बाद जो चैप्टर्स आपके हमने प्रीवियस बैचेज में नहीं पढ़ा पाए थे उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि क्या हो, आप क्या करें, प्रीवियस बैचेज के सारे वीडियो लेक्चर्स को देखिए जिसमें जितने चैप्टर्स करवाए गए हैं उन सभी चैप्टर्स को देखिएगा और इस आपके अग्नि बैचेज में बचे हुए सारे चैप्टर्स को हम करवाएंगे और उन सभी चैप्टर्स को देखिएगा। इससे क्या होगा, फर्स्ट सबसे पहले तो आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा और देन फिर जो हमने प्रीवियस बैचेज में चैप्टर्स को करवाए हैं उसको भी कवर करवा देंगे इस अग्नि बैच के चैप्टर्स में, अगर समय बचेगा तो। ठीक है, तो कहने का मतलब यही हुआ कि प्रीवियस बैचेज में जो चैप्टर्स हमने करवाया वो चैप्टर्स और जो चैप्टर्स छूट गए थे वो चैप्टर्स आपके अग्नि बैच में करवा देंगे, ताकि सारे सिलेबस, सारे चैप्टर्स आपके कवर अप हो सके और कंसेप्ट को आप सीख सके। ठीक है, तो हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो बस आप हमें भी सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। आपका जितना ज़्यादा सपोर्ट हमें मिलेगा हम उतना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपको दे पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं, एक वीडियोस बच्चों के कहने पे ही हम वीडियोस के लेंथ को बढ़ाए हैं, नहीं तो सिर्फ 5-5 क्वेश्चंस करके ही हम बताते थे, लेकिन आपके द्वारा आपने कहा कि सर वीडियोस के लेंथ को बढ़ाइए, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ाइए, सो हमने आपको बढ़ाया है। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को देखिए, हमें सपोर्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चंस में कहा जा रहा है कि चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। दिए हुए ऑप्शंस में से आपको रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है। तो पहला ऑप्शन है द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज रेक्टिलिनियर मोशन। कहा जा रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट का मोशन कोई स्ट्रेट लाइन में होता है तो उस मोशन को हम क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। और ये बिल्कुल आपका सही ऑप्शन है। क्या है, बिल्कुल आपका सही ऑप्शन है रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, और इसे हम ट्रांसलेशन मोशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, रेक्टिलिनियर मोशन होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है आपका। आपको ऑप्शन में चुनना है रॉन्ग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे बच्चे गलत करते हैं, रॉन्ग और आपको राइट स्टेटमेंट देखते नहीं है, वहाँ पे क्वेश्चंस को पढ़ते नहीं है और गलत ऑप्शन लगा देते हैं। तो आपको रॉन्ग स्टेटमेंट चुनना है, तो आपको रॉन्ग स्टेटमेंट देखना पड़ेगा। ये हमारा क्या था, राइट स्टेटमेंट था, तो हम इसमें क्या करेंगे, टिक का ऑप्शन लगाएंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर बी। चलिए ये हमारा ऑप्शन तो होगा नहीं, इस कारण से क्रॉस कर देते हैं। सबसे पहले ऑप्शन नंबर बी है द स्पीड इन जनरल इज लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। कहा जा रहा है कि स्पीड का जो क्या होता है, जनरली हम देखते हैं कि स्पीड जो होता है वो क्या होता है, कम होता है वेलोसिटी से। ठीक है, स्पीड जो होता है वो क्या होता है, कम होता है वेलोसिटी से। तो ये क्या ऑप्शन सही है या फिर गलत है। तो देखिए आपको पता होगा कि स्पीड का अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, स्पीड की मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ये क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड के बारे में कहा जा रहा है तो मैग्नीट्यूड के लिए हम मॉड लगाते हैं, जैसे कि हमने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था। वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी का मॉड क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और ये जो क्वेश्चन है, अगर आप इस क्वेश्चंस को प्रीवियस बैचेस के हमारे प्रीवियस लेक्चर्स जिन्होंने देखा होगा, अगर लेक्चर नंबर 1 को अगर देखा होगा तो ये क्वेश्चंस मैं डेफिनेट तौर पे कहूँगा कि आपको अभी तक आंसर आ जाने चाहिए होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपका स्पीड और वेलोसिटी का हमने मैग्नीट्यूड लिया। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे रिलेशन, तो डिस्टेंस क्या होता है, ये बड़ा है और बराबर होता है किसके,
डिस्प्लेसमेंट से। हमने आपको बताया कि डिस्टेंस का जो मॉडुलस होता है यानी डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा क्या होता है, बड़ा और बराबर होता है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम दोनों साइड टाइम से अगर डिवाइड कर दे, दोनों साइड अगर हम टाइम से डिवाइड कर दे तो ये क्या है हमारा, ये क्वांटिटी हमारा स्पीड है, स्पीड का मोड, और ये क्वांटिटी क्या है हमारा, ये हमारा क्वांटिटी क्या है, वेलोसिटी है। ये क्वांटिटी क्या है हमारा, आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेलोसिटी। तो आप देख सकते हैं कि स्पीड का जो मॉडुलस है, यानी स्पीड का जो वैल्यू है वो क्या है, बड़ा होता है स्पीड से। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पीड इज जनरली लेस कहा जा रहा है, यानी ऑप्शन क्या हमारा बिल्कुल गलत है, यानी गलत ऑप्शन कहने का मतलब यही हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। नीचे अगर ऑप्शन नंबर सी और डी को चेक करेंगे तो द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। तो ये बढ़िया है, आपको इस कंसेप्ट को हमने आप बताया है हालांकि, लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है। तो बिल्कुल सही बात है। अगर यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट लिखे डी और यहाँ पे टी लिखे, और इसमें से कोई अगर स्ट्रेट लाइन अगर जाता होगा, इसका थीटा जो होगा, ये थीटा हमें क्या देगा, इसका जो स्लोप होगा ये टैन थीटा होगा। ये स्लोप एम जिसे हम लिखते हैं वो किसके बराबर होगा, वो आपका वेलोसिटी के बराबर होगा। ठीक है, ये हमारा कंसेप्ट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर डी, द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। ये भी सही है आपका कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का जो एरिया होता है, यानी मान लेते हैं कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा इस तरह से स्ट्रेट लाइन जा रहा है, तो इसके अंदर का जो एरिया होगा ये क्या देगा हमें, द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। ये हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। क्या देगा ये, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखिए कैसे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एरिया हमें क्या देगा। तो आपने पढ़ा होगा कि v इक्वल टू क्या होता है, डी एस बाई डी टी, यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही आपका वेलोसिटी होता है। तो डी एस इक्वल टू क्या हो गया, v इंटू डी टी हो गया। और दोनों साइड अगर इंटीग्रेट कीजिएगा तो ये क्या होगा आपका, ये कैपिटल एस हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, v इंटू डी टी हो जाएगा। ठीक है, v इंटू क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि v डॉट डी टी यही आपका एरिया देगा, यानी इस पूरे छोटे छोटे भाग को अगर आप इंटीग्रेट कर दीजिएगा पूरे कंप्लीट यहाँ तक, ठीक है, तो यही आपका कंप्लीट एरिया v डॉट डी टी से मिल जाएगा। और ये आपका किसके बराबर होगा, इस हमारा यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जो है सो कंसेप्ट है, दूसरा इसमें कुछ नहीं है। फिजिक्स मैथमेटिक्स आपको कोई रटना नहीं पड़ेगा, हम जिस तरह से पढ़ाएंगे आपको वहाँ से तो बिल्कुल आपको रटने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है हमारा, बी इज़ द रॉन्ग आंसर। यहाँ पे हम सिंपली आंसर बता के बिल्कुल जा सकते थे, लेकिन नहीं, हमने आपको यहाँ पे कंसेप्ट सिखाया है। यहाँ से हमने तीन कंसेप्ट आपको, चार कंसेप्ट हमने आपको यहाँ पे दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको लॉजिक पता होगा, अगर प्रीवियस बैचेस के लेक्चर्स आपने देखे होंगे, या फिर प्रीवियस बैचेस के भी छोड़िए, आप इससे प्रीवियस लेक्चर्स को भी आपने अगर देखा होगा, तो ये कंसेप्ट आपको, ये जो क्वेश्चन है वो आपको बिल्कुल आसान लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर इन 40 सेकेंड। एक एथलीट जो है वो क्या कर रहा है, एक राउंड किसी सर्कुलर ट्रैक का मार रहा है। कितना राउंड, एक राउंड किसी सर्कुलर ट्रैक का मार रहा है, जिसका कि रेडियस कितना दिया जा रहा है, जिसका कि रेडियस आर दिया जा रहा है, और उसको समय लग रहा है एक राउंड पूरा चक्कर मारने में। इस पूरा चक्कर को मारने में, यहाँ से उठा के यहाँ तक इस पूरे चक्कर को मारने में उसको समय लग रहा है t इक्वल टू 40 सेकेंड। कितना, 40 सेकेंड लग रहा है उसको। ठीक है, कितने सेकेंड, 40 सेकेंड लग रहा है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि what will be his displacement at the end of 3 मिनट 20 सेकेंड, यानी 3 मिनट 20 सेकेंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। तो 3 मिनट 20 सेकेंड को हम क्या करेंगे, आपको सेकेंड में सबसे पहले कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 3 6 18, 180 मिनट यह हो गया, और ये 180 मिनट नहीं, 180 सेकेंड यह हो गया, और ये 20 सेकेंड हो गया। तो ये कितना हो गया आपका, 200, यानी 200 सेकेंड हो गया। ठीक है, तो टोटल टाइम 200 सेकेंड हमें मिल चुका है। अब हमें यही कहा जा रहा है कि इस 200 सेकेंड के बाद हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वह कितना होगा। ठीक है, तो हम 200 सेकेंड को क्या करते हैं, इसको 40 सेकेंड से भाग कर देते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 40 सेकेंड में एक चक्कर मार लेता है, तो हम देखते हैं कि 200 सेकेंड में वो कितना चक्कर मारेगा। तो 200 सेकेंड में वो कितना, 5 चक्कर मार लेगा। यानी कहने का मतलब है कि 200 सेकेंड में वो 5 चक्कर पूरा कंप्लीट कर ले रहा है। यानी यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और 5 बार, 1 2 3 4 5 बार, यानी 5 बार यहाँ पे चक्कर आखिर लास्ट में यहीं पे आ रहा है, 5वां चक्कर मार के। तो देख सकते हैं कि इनिशियल पोजीशन, कौन सा पोजीशन, इनिशियल पोजीशन हमारा, और क्या है फाइनल पोजीशन क्या है, दोनों क्या है, सेम है। तो इनिशियल पोजीशन अगर फाइनल पोजीशन दोनों सेम जगह पे होता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमारा इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, यानी इनिशियल पोजीशन अगर फाइनल पोजीशन अगर कॉन्साइड हो जाता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा, 0 हो जाता है। अगर वहीं पे डिस्टेंस के बारे में पूछ दिया जाता कि बताइए इस आंसर में, इस क्वेश्चन में अगर डिस्टेंस क्या हो जाएगा ट्रेवल उस एथलीट के द्वारा, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा, 5 राउंड मार रहा है और एक राउंड में डिस्टेंस वो 2 पाई आर कवर करेगा, तो 5 × 2 पाई आर, यही क्या हो जाता है उसका डिस्टेंस हो जाता।
ठीक है। तो ये दोनों कंसेप्ट आपको समझ लेना है। यही छोटे छोटे कंसेप्ट से ही ज़्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत हाई लेवल का कंसेप्ट आपको नहीं पूछेगा, ठीक है। हाई लेवल कंसेप्ट यहाँ पे नहीं पूछे जाते हैं। सो जिस प्रकार के क्वेश्चंस कंसेप्ट दिए जाएंगे हम आपको उसी तरह से क्वेश्चंस आपको बताते चल रहे हैं। हमने आपके जो ऑफिशियल पेपर हैं उसके भी सॉल्यूशंस दिए हैं, तो आप ऑफिशियल पेपर के सॉल्यूशंस अगर नहीं देखे हैं अभी तक, उसे जाकर आप जरूर देखिएगा। सभी आपके प्रीवियस बैचेस के प्लेलिस्ट में वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, सभी के फिजिक्स मैथमेटिक्स, आपके जीडी के फिजिक्स मैथमेटिक्स, डीबी के फिजिक्स, आप सॉरी डीबी के साइंस, डीबी के मैथमेटिक्स, डीबी के रीजनिंग, डीबी के इंग्लिश, सभी वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी v1 फॉर वन ऑफ द थर्ड टाइम। कहा जा रहा है कि एक बॉडी है जो कि मूव कर रहा है किसी स्ट्रेट लाइन में v1 वेलोसिटी से, ठीक है, फॉर 1/3 ऑफ टाइम के, यानी उसके जितने टाइम जितना देर वो मूव करेगा उसके 1/3 समय वो v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यानी कहने का मतलब कि मान लेते हैं वो बॉडी क्या होगा, टी टाइम तक क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। तो वो v1 वेलोसिटी से, वो बॉडी जो है वो v1 वेलोसिटी से 1 ऑफ यानी थर्ड यानी t/3 टाइम तक क्या करेगा, वो मूव करेगा। एंड रिमेनिंग टाइम विथ वी टी, एंड बचा हुआ टाइम वो कितने v2 वेलोसिटी से, तो बचा हुआ टाइम कितना हो जाएगा, तो बचा हुआ टाइम हो जाएगा t माइनस t/3, तो कितना हो जाएगा आपका 2t/3, एंड 2t/3 समय वो v2 वेलोसिटी से मूव करेगा। तो आपसे कहा जा रहा है कि एवरेज वेलोसिटी, तो यहाँ पे आपके लिए एवरेज वेलोसिटी का यहाँ पे अभी नया कंसेप्ट आया है। इस बैचेज में हमने एवरेज वेलोसिटी के बारे में अभी तक नहीं बताया है, तो यहाँ पे अभी हम आपको सिखाएंगे कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। प्रीवियस बैचेज में हमने आपको बताया था। तो देखिए एवरेज वेलोसिटी जो होता है, ये एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे लिखते हैं हम एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। और यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड के बारे में कहा जा रहा है, तो आप टोटल डिस्प्लेसमेंट के जगह पे टोटल डिस्टेंस भी ले सकते हैं। सो आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी हमारा हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे हम टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो टोटल डी लिख देते हैं। टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर कितना हो जाएगा, तो पहले आपके डिस्टेंस यानी पहला समय यानी पहला t/3 में वो कितने समय को कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है v1 और टाइम क्या है t/3, फिर प्लस लिखेंगे। दूसरा आपका बचा हुआ समय में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो v2 इंटू 2t/3, और टोटल टाइम कितना माना है हमने, t माना है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल टाइम कितना हो जाएगा आपका, ये आपका t हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी को फाइंड कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस क्या है हमारा, v1 t/3 प्लस v2 इंटू 2t/3, ठीक है, अपॉन क्या है, t है, अपॉन क्या है, t है। तो t से t सब कट जाएगा, वैल्यू हो जाएगा v/3 प्लस 2 इंटू v2/3, ठीक है, v1/3 प्लस 2 इंटू v2/3। ऑप्शन मैच करेंगे, v1/3 प्लस 2 इंटू v2/3, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है, ठीक है, देख सकते हैं आप। तो यहाँ से आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए एवरेज वेलोसिटी के कंसेप्ट में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहा जा रहा है कि अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड एंड 3 मीटर पर सेकेंड फॉर द टाइम इंटरवल विच इज इन द रेशियो 1:2 फॉर फाइंड एवरेज वेलोसिटी। कहा जा रहा है कि एक पार्टिकल है जो कि क्या हो रहा है, 6 मीटर से मूव कर रहा है और 3 मीटर से मूव कर रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, कितने टाइम इंटरवल जिनका कि रेशियो 1:2 दिया जा रहा है। यानी कहने का मतलब है कि 6 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगा वो, अगर हम इस 1/2 रेशियो को क्या मान लेते हैं, 1t, और क्या मान लेते हैं, 2t मान लेते हैं, ठीक है। तो 6 मीटर मूव करेगा वो पहले सेकेंड t सेकेंड में, और 3 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगा कितने, 2t सेकेंड में, ठीक है। तो v एवरेज यही आपसे पूछा जा रहा है। तो v एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है आपका, टोटल डिस्टेंस है आपका 6 इंटू टी प्लस 3 2 6 इंटू टी, ठीक है। तो नीचे टोटल टाइम कितना हो जाएगा, t प्लस 2t, तो ये कितना हो गया, 6 12t अपॉन क्या हो गया 3t, तो ये कितना 4 टाइम्स कट जाएगा। तो वैल्यू कितना आ जाएगा आंसर, वैल्यू आ जाएगा आपका 4 मीटर पर सेकेंड, यानी कितने उसका एवरेज वेलोसिटी होगा, 4 मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या कहा जा रहा है कि अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम 2,3 मीटर टू 4,1 मीटर, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज। एक पार्टिकल है जो कि 2,3 से मूव करके 4,1 पे जा रहा है, तो उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 2,3 और 4,1 मीटर जब इस प्रकार से आपको दिया जाए दो पार्टिकल, यानी ये दे दिया जाए कितना 2,3 और उसका
बी कितना दे दिया जाए, आपको बी दे दिया जाए 4,1। तो इसका अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए, इसका अगर क्या पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, √4 - 2 का स्क्वायर प्लस 1 - 3 का स्क्वायर। तो ये कितना होगा, ये होगा 4 - 2, यानी ऑप्शन कह रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 में से 2 गया तो 2, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर 1 में से 3 गया तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4 जाए कितना हो जाएगा आपका, 4 + 4 8 हो जाएगा, यानी 2√2 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2√2 मीटर, यानी ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी इज द करेक्ट आंसर। तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2√2 मीटर। सिंपल करना है आपको, एक्स में से एक्स को घटा लेना है और वाई में से वाई को घटा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे कंसेप्ट हमने क्या यूज़ किया, यहाँ पे कंसेप्ट जो हमने यूज़ किया है वो आप अगर समझिएगा तो यहाँ पे लिख देते हैं हम आपके लिए। यहाँ पे कंसेप्ट हमने यूज़ किया है कि ए का वैल्यू अगर x1, y1 रहे, ठीक है, और b का वैल्यू कितना रहे, x2, y2। तो इसका अगर ए बी का वैल्यू निकालने के लिए कहा जाए तो डिस्टेंस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं, वही आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, ए बी का वैल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल फॉर अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। अगर बॉडी हमारा यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा तो वेलोसिटी क्या रहेगा आपका, वेलोसिटी आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, यानी कहने का मतलब है कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का dt ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, वो क्या कैसा होगा स्लोप आपका, ये स्लोप आपका कैसा होगा, आपका कांस्टेंट स्लोप होगा। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट स्लोप। स्लोप कैसा हो जाएगा आपका, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट कब होगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो जब तक ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा तब तक इसका स्लोप आपका कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे अगर इस लाइन पे अगर किसी पॉइंट पे अगर आप चेक करेंगे तो हमेशा आपको थीटा का वैल्यू यानी आपका स्लोप का वैल्यू हमेशा क्या मिलेगा, सेम वैल्यू मिलेगा, यानी कांस्टेंट वैल्यू ही मिलेगा, ठीक है। तो इस ऑप्शन में से कहा जा रहा है कि कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट पॉसिबल, कौन सा पॉसिबल नहीं है कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में रहे तब। तो अगर हम ऑप्शन नंबर ए को चेक करें तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हमारा जो ग्राफ है वो कैसा है आपका, डिस्प्लेसमेंट के ये क्या है, टाइम के पैरेलल है। तो टाइम के पैरेलल में होगा तो इसका स्लोप थीटा क्या हो जाएगा आपका, 0 डिग्री हो जाएगा। तो एम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी स्लोप जब 0 हो गया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वेलोसिटी 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में कहा जा रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे तो वेलोसिटी 0 हो जा रहा है, लेकिन 0 नहीं होना है, यूनिफॉर्म होना है। ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बीच क्या है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि टाइम कभी कांस्टेंट नहीं हो सकता, समय हमेशा बढ़ता रहेगा, भले आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है कुछ भी है, ठीक है, समय हमेशा बढ़ता रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट नहीं होगा। तो इसके अनुसार कौन सा पॉसिबल नहीं है, तो बोथ ए एंड बी, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। सारे क्वेश्चन से आपको देख सकते हैं कि बेहतरीन लेवल का कंसेप्ट सीखने के लिए मिल रहा होगा। अभी तक आपको कोई इतने अच्छे से अभी तक कंसेप्ट आपको कोस्ट गार्ड के लिए आपको अभी तक नहीं सिखाया होगा। अगर आप देखना होगा तो आप यूट्यूब पे चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। फिर भी आपको कोई डाउट होता है अगर, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपके डाउट का सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। द ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम फॉर ए पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज ए और एन। कहा जा रहा है कि कोई पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करता हो तो उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होगा। तो समझिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही रिलेशन वाले क्वेश्चन है, एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो एक्सेलरेशन कैसा हो गया हमारा, यूनिफॉर्म हो गया, क्या कैसा हो गया, यूनिफॉर्म हो गया। अब देखिए यूनिफॉर्म और कांस्टेंट क्या होंगे, सेम ही हो जाते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हमारा यूनिफॉर्म हो गया और कहे तो कांस्टेंट हो गया। तो ऐसा कब होगा, जब हमारा जो वीटी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो कैसा होगा, वो कैसा होगा आपका, कांस्टेंट होगा। वीटी ग्राफ का स्लोप हमारा कांस्टेंट होगा, तभी तो हमारा क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से वी और टी के बीच अगर हम ग्राफ बनाएं तो हमारा कैसा ग्राफ होगा, यही स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, जो कि क्या होगा आपका, इसका थीटा कैसा होगा आपका, कांस्टेंट होगा। कैसा होगा, थीटा कांस्टेंट होगा, यानी स्लोप उसका कांस्टेंट होगा, तभी तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। क्योंकि आपको पता होगा कि ए इक्वल टू क्या होता है, dv/dt, यानी चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम हमें एक्सेलरेशन देता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें वीटी ग्राफ नहीं पूछा जा रहा है, या वीटी ग्राफ पूछता तो ये हमारा हो जाता, लेकिन यहाँ पे हमें आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पूछा जा रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ चलिए अब बनाते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बीच अगर हम प्लॉट करेंगे तो ये देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम प्लॉट करेंगे तो देख सकते हैं कि वेलोसिटी हमारा क्या हो रहा है, वेलोसिटी हमारा इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेलोसिटी क्या है, इंक्रीजेज, वेलोसिटी इंक्रीजेज। तो जब वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होगा, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो कैसा होगा, वो कैसा होगा, पॉजिटिव स्लोप होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव स्लोप होगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा, तो ग्राफ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। ग्राफ कैसा बनेगा, वो इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे पॉइंट पे जो हमारा स्लोप बन रहा है वो कैसा बन रहा है आपका, वो आपका बन रहा है पॉजिटिव। वो कैसा बन रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ से पॉजिटिव, यहाँ पे थीटा पॉजिटिव, यहाँ पे थीटा पॉजिटिव। तो ग्राफ हमारा बन जाएगा, अच्छे से यहाँ बना देते हैं,
डिस्प्लेसमेंट टाइम के ग्राफ के बीच इस प्रकार से ग्राफ हमारा बन जाएगा। और ये ग्राफ कैसा है हमारा, ये ग्राफ हमारा आपका कैसा है, पैराबोलिक। कैसा है ग्राफ, पैराबोलिक ग्राफ है, ठीक है, पैराबोलिक ग्राफ, ठीक है। तो ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ चुका होगा कैसे हम एक्सेलरेशन से डिस्प्लेसमेंट को हमने रिलेट किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा जा रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग बॉडी कैन बी फाउंड फ्रॉम। अब देखिए यहाँ पे हम आपको न्यूमेरिकल नहीं बता रहे हैं अभी, कुछ बीच में छोटा मोटा ज़्यादा न्यूमेरिकल हम आपको नहीं दे रहे हैं। हम आने वाले लेक्चर्स में आपको न्यूमेरिकल भी देंगे, सो आपको न्यूमेरिकल की चिंता नहीं लेना है। आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी समझना है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के थ्रू ही कंसेप्ट हम आपको सिखाते चल रहे हैं। देन फिर न्यूमेरिकल का जरूरत पड़ेगा तो हम आपको न्यूमेरिकल भी देंगे। प्रीवियस बैचेज में हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स दिए हैं, आप वहाँ से जाकर उसे अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है द एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग बॉडी कैन बी फाउंड फ्रॉम। मूविंग बॉडी का एक्सेलरेशन हम इनमें से किससे फाउंड कर सकते हैं। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि हम किसी भी एक्सेलरेशन, किसी भी मूविंग बॉडी का एक्सेलरेशन जो होता है हम हमेशा वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। जैसे हमने आपको अभी तुरंत बताया है प्रीवियस क्वेश्चंस में ही कि वीटी टाइम ग्राफ जो होता है, अगर उसका अगर वो मान लेते हैं कि थोड़ा देर के लिए स्ट्रेट लाइन होगा, तो इसका जो थीटा होगा यानी इसका जो स्लोप होगा एम जो होगा यानी tan थीटा जो होगा, ये हमें क्या देगा, ये हमें एक्सेलरेशन देगा। क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी क्या है करेक्ट आंसर। यानी किसी मूविंग बॉडी के एक्सेलरेशन को हम स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा जा रहा है कि द एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया हमें क्या देता है, ठीक है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया हमें क्या देता है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को समझिएगा। हमें पता है ए इक्वल टू क्या होता है, dv/dt, ठीक है। तो dv इक्वल टू क्या हो गया, a.dt। अब दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेट, ठीक है, इंटीग्रेट बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dv इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ a.dt हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चला कि v इक्वल टू क्या हो गया, a.dt हो गया। v इक्वल टू क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ a.dt हो गया। तो अब हम जब प्लॉट करेंगे, जब हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे किसके बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे आपका, ये हम ग्राफ प्लॉट करेंगे एक्सेलरेशन और टाइम के बीच। एक्सेलरेशन और टाइम के बीच हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कहा जा रहा है एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो एक्सेलरेशन और टाइम के बीच जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें क्या देगा, हमें देगा यहाँ से मान लेते हैं कि ये ग्राफ अगर इस प्रकार से हमारा ग्राफ हो गया, इस प्रकार से ग्राफ, चलिए सिंपल ग्राफ बनाते हैं। चलिए सिंपली स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हो गया अगर, तो इस ग्राफ के अंदर का जो एरिया होगा, इस ग्राफ के अंदर का एरिया होगा, यानी कहने का मतलब ये जो एरिया होगा ये क्या देगा, ये हमें वेलोसिटी देगा, ठीक है। ये हमें वेलोसिटी VELOCITY, कहने का मतलब है कि आप एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, यानी छोटे छोटे पार्टिकल को इंटीग्रेट कर रहे हैं कहाँ तक, ये इस टाइम। मान लीजिए t इक्वल टू 0 है, यहाँ पे t इक्वल टू t है, तो इस t सेकंड तक आप अगर इसको क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमें वेलोसिटी के बारे में दे देगा, ठीक है। तो a.dt जो हमें क्या देगा, ये हमेशा वेलोसिटी देगा, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि वर्क डन जो क्या होता है वो F.ds होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ F.ds हमें वर्क डन देता है। तो F और ds के बीच यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ हमें क्या देता है, वर्क डन देता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ हमें क्या देता है आपका, मान लेते हैं ये अगर ऐसा होगा तो ये हमें क्या देगा आपका, वर्क डन क्या देगा, वर्क डन देगा। उसी प्रकार से ए और टी के बीच ग्राफ हमें क्या देगा, वेलोसिटी देगा। तो इस प्रकार से आपको रिलेट करने आना चाहिए। यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे, रिलेट नहीं कर पाते हैं और रट लेते हैं, ठीक है। तो रटना बिल्कुल नहीं है। हमने यहाँ पे दो कंसेप्ट बताया है, कैसे हमने आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की हमें वेलोसिटी देगा, ये आपको हमने बताया है। और प्रीवियस तुरंत अभी हमने पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में, क्वेश्चन कौन सा था देख लेते हैं हम एक बार, कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन चलिए ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन था, हमने यहाँ पे आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमने बताया है कि ये हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको रिलेट करने आना चाहिए ताकि क्या हो, आपको रटने की जरूरत ना पड़े। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के कौन सा करेक्ट एक्सप्रेशन है। तो आपको पता है सिंपल कि ए इक्वल टू क्या होता है, dv/dt, क्या होता है dv/dt। तो ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और यहीं पे आपको यह डिस्प्लेसमेंट के तौर पे देता है, तो v इक्वल टू क्या होता है, ds/dt होता है। तो हम इस v के जगह पे ds/dt डाल देते, तो a इक्वल टू क्या हो गया, a इक्वल टू हो गया d इंटू ds/dt अपॉन dt, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, d2s बाई क्या हो जाएगा, dt2, क्या हो जाएगा d2s/dt2। तो ये आपका एक्सेलरेशन का वैल्यू ये भी होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं d2s/dt2। यानी अगर ऑप्शन में आपको ये भी ऑप्शन दिया रहता तो कहा था वो भी करेक्ट होता, ठीक है। तो ये क्या थे आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जिसको कि हमने एक एक क्वेश्चन के थ्रू एक बेहतरीन लेवल के कंसेप्ट को सिखाने का प्रयास किया है। फिर भी अगर कोई आपको डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में लिखिएगा, उस डाउट को सॉल्व करने का प्रयास हमारा रहेगा। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आप सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए रेगुलर और
अच्छे क्वालिटी कंटेंट बना सके। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, तब तक के लिए बाय।